हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम तुम्हारा टेस्ट वाला सर्कुलर क्वेश्चन था, उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे, जो जो प्रॉब्लम्स उसमें पूछी गई है, ठीक है, वो कैसे सॉल्व करना था या तुमने कैसे सॉल्व किया, उनके क्या आंसर होने चाहिए थे, क्या आंसर तुम्हारे आए, तुमको चेक करना है, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेरे पास इसमें है। A rubber band of length L has a stone of mass and tied to its one end. It is whirled with speed v, so that stone describe a horizontal circular path. मतलब क्या कर रहे हैं, रबर बैंड से पत्थर को बांध रहे हैं, उसको घुमा रहा है ऐसे ऐसे गोल गोल। तो पत्थर घुमाएंगे तो ये ऐसे सर्कुलर में रिवॉल्व करेगा। इसकी रेडियस r, तो जो टेंशन होगी t, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कल में t इक्वल्स टू सिंपल mv²/r होता है, ये टेंशन होती है। ठीक है, अब इसकी रबर बैंड की लेंथ है L, और जो रबर बैंड को अगर तुम घुमाओगे ऐसे, तो वो रबर बैंड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ जो रेडियस होगी r, वो लेंथ से ज्यादा होगी, r का वैल्यू L से ज्यादा होगा। तो अगर मैं mv²/L अगर लिखता हूँ, mv²/L, तो L की वैल्यू कम है, r की वैल्यू ज्यादा है। अपॉन में वैल्यू जब कम होती है तो पूरी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये ज्यादा है और ये वाली वैल्यू क्या है, कम है। तो ये ज्यादा है, ये कम है, मतलब ये ज्यादा है, ये कम है। इसका मतलब टेंशन जो होगा वो लेस देन mv²/L होगा। क्यों? क्योंकि रबर बैंड को जब हम इसे घुमाएंगे उसको तेजी से, तो रबर बैंड की लेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगा। वो स्ट्रेच होने की वजह से उसमें टेंशन आएगी, वो mv²/L से कम होगी। तो ऐसा एक ऑप्शन है डी, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Smooth wire is bent into vertical circle of radius AB can slide smoothly on the wire. The circle is rotated about diameter AB. Omega shown in the figure. Rest circular position omega स्क्वायर की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ये सर्कुलर वायर है, इसको इस एक्सिस के बॉटम में घुमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पीरियड बी, ये a/2 है, इस रेडियस में ये घूमेगा इसके साथ ओमेगा से, ये वाली रेडियस a है। ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है ये, और यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब स्लिप नहीं हो रहा, इसके ऊपर ऊपर नहीं जा रहा, इस जगह पे आकर रुक गया जब इसको घुमाया हमने। ठीक है, तो इसको घूम रहा होगा तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, वो कहां से आएगा, देखो ये क्या हो रहा है, इस वायर को टच कर रहा है इस जगह पर, तो वायर इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इधर परपेंडिकुलर। तो सर इस परपेंडिकुलर सेंटर से आता है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा। ठीक है, अब तुम चाहो तो इस एंगल को थीटा ले लो, तो इनके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऊपर और एक इधर। ऊपर वाला आएगा n sin थीटा, वो किसके इक्वल होगा, इसके वेट को बैलेंस करेगा mg को, नीचे mg लगता है, ऊपर n sin थीटा, और इधर सेंटर की तरफ जो लगेगा वो n cos थीटा होगा। तो n cos थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, और r का वैल्यू यहाँ पर क्या है, a/2। ठीक है, तो यहाँ से n sin थीटा इक्वल्स टू mg, हमें ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो डिवाइड कर दो, n n कैंसिल, m m कैंसिल, ये cot थीटा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर a/2g, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2g cot थीटा अपॉन a। और देखो cot थीटा क्या होगा, यहाँ पर cot थीटा से cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot थीटा में निकालना है तो वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है नहीं तो उसको फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर देखो क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा √3a/2, मतलब ये वाली जो लेंथ होगी ये √3a/2 होगी। तो यहाँ से cot थीटा बता सकते हैं, ये अपॉन ये 2g/a इक्वल्स टू cot थीटा की वैल्यू a/2 अपॉन √3a/2। ठीक है, ये कैंसिल, तो ये 2g अपॉन √3a
और चाहते तो अगर तुम cot थीटा डायरेक्टली एंगल भी बता सकते थे। देखो ये a/2 ये a मतलब ये थीटा जो होगा यहाँ पर ये 30 डिग्री होगा, cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री √3 होता है तो सिंपल √3 लिखोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, नहीं 30 डिग्री नहीं, सॉरी 60 डिग्री वगैरह बोल दिया हमने, ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री और cot 60 डिग्री √3 1/√3 होता है, 1/√3 और ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आंसर है 2g/√3 है, तो ऐसा ऑप्शन है 2g/√3 है। सेकंड वाला ऑप्शन है 2, सेकंड में सेकंड आ जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड है a heavy ball small size sphere suspended by string of length L. The sphere rotates uniformly in a horizontal circle. The time period of this conical pendulum. तो conical pendulum का हमने टाइम पीरियड लिखा था डायरेक्टली, वो आया था हमारा 2 पाई ऑन ब्रैकेट इसमें L cos थीटा अपॉन g, ये होता है हमारा टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। ये फाइंड किया था हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्मॉल t से लिखा था वहां पर मैंने। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी सेम वही मेथड से फाइंड कर सकते हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ है सी वाला, तो सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक सिंपल पेंडुलम है, लेंथ L, मास M, ऑसिलेशन इन प्लेन वर्टिकल लाइंस बिटवीन एंगुलर लिमिट्स। मतलब ये सिंपल पेंडुलम ये ऐसे एंगुलर लिमिट्स होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ में इसकी मोशन होती है इस तरह से। फिर एक एंगल थीटा जिसका डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर कहीं पर, ये हो गया इस जगह पहुंच गया, ये एंगल थीटा पर। ठीक है, the tension in the string and the velocity of bob t and v respectively, तो इस जगह पर ठीक है टेंशन t है, वेलोसिटी v है, तो वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर t, तो t के कंपोनेंट बना सकते हैं हम ऐसे, दो एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा, नहीं ऐसे टी के नहीं बनाएंगे, mg के बना लेंगे। ठीक है, थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो mg जाएगा mg cos थीटा। सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगेगा t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/l। तो टेंशन t की वैल्यू लेगी mv²/l प्लस mg cos थीटा। बस ये सिंपल सा इतना था। यहाँ पे स्पीड v है, टेंशन t है, इधर mg, ये एंगल थीटा, इधर mg cos थीटा लग रहा होगा। ठीक है, इधर mg sin थीटा आएगा, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स t माइनस mg cos थीटा mv²/l, तो t की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ऐसा एक ऑप्शन है t इक्वल्स टू t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/l, ये ऑप्शन दिया हुआ है सी वाला, तो सी वाला आंसर हो जाएगा सिंपल। ठीक है, ये हम बता भी चुके वर्टिकल सर्कल में सेम ये इक्वेशन बनाई थी हमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, a car is moving with speed 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में रेडियस दिया हुआ है और इंक्रीजिंग एट अ रेट, तो स्पीड उसकी इंक्रीज भी हो रही है, तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होता है, v का वैल्यू 30 का स्क्वायर, r 500, ये 9/5 आ जाएगा। टोटल एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन होता है √ac² प्लस 80², तो 9/5 का स्क्वायर करेंगे तो 81/25, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 25/4, ये √181 डिवाइडेड बाय 5, और √181 को हम अप्रॉक्स लिख देंगे 13.5 के आसपास लिख दो। 13 को होता है 169 स्क्वायर और 14 को 196, उन दोनों के बीच में ये सिंपलीफाई करेंगे तो ये 2.7 के आसपास कुछ आ जाएगा, तो 2.7 वाला एक आंसर दिया हुआ है हमें। फिफ्थ में बी, तो बी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, दोनों एक्सेलरेशन थे। अब सिक्स वाला देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल दी हुई है, एस का वैल्यू हमें
मैक्सिमम स्पीड बतानी है पार्टिकल की। तो s इक्वल्स टू 18t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, वेलोसिटी ds by dt, ये 80 प्लस 60 माइनस 60 स्क्वायर। अब v का मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालते कैसे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको और किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करो, 18 का 0, 60 का 6 और 60 स्क्वायर का 12t इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू मिलेगा 1/2 सेकंड। इतने सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पुट कर दो यहाँ पर, v इक्वल्स टू आ जाएगा 18 प्लस 6 इंटू 1/2 माइनस 6, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 1.5, 1.5 ऐड कर देंगे इसमें तो 19.5 मीटर पर सेकंड। ये v की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर इस ऑप्शन में 6 में c आ जाएगा इसमें आंसर। इसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस s। तो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हमें k(s²), k कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है मेरे पास, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, याद होगा तुम्हें। तो यहां से देखो mv² का वैल्यू हो जाएगा k(s²/2), सॉरी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज काम में आएगी हमारे। फिर यहां से अगर मैं v² लिखना चाहूँ तो v² 2k(s²/m), या v का वैल्यू लेगा √2km/s। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन है यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन vs की फॉर्म में दिया हुआ है, तो या x की फॉर्म में होता है, एक्सेलरेशन लिखते हैं v dv/dx। ये टेंजेंशियल आएगा, ये डिफरेंशिएट करते हैं जो एक्सेलरेशन मिलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा तो देखो क्या 2k/m × s, और उसको डिफरेंशिएट करो s के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है और इसका 1 हो जाएगा। तो 2k/m तो क्या आ जाएगा 2k/m × s। तो ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये वाला। ठीक है, तो फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा होगा, जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तो हो जाएगा 2ks, इसको हम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा mv²/r। mv² की वैल्यू कितनी है, ये 2ks², इसको r से डिवाइड कर देंगे, कैपिटल R रेडियस, कैपिटल R। तो दो फोर्स लग रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स बताना है हमें कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स वही दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक की वैल्यू तो है 2ks उसका स्क्वायर और दूसरे की वैल्यू है 2ks²/r²। तो 2ks यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लेंगे 2ks को, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा s बचेगा एक तो, और एक r बचेगा, तो s²/r²। ये नेट फोर्स हो जाएगा। और एक ऑप्शन है c वाला 2ks ब्रैकेट में प्लस s²/r², तो 7 में c आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A point moves along the circle of with velocity v की वैल्यू दी हुई है 80, a का वैल्यू भी है 0.5, ठीक, या d/2 लिख देते हैं, 0.5 मतलब 1/2। Then the total acceleration of the point at the moment
when it cover 1/10 of the circle after the beginning. तो टोटल एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, तो 1/10, तो पूरा सर्कल होता है 2πr, उसका 1/10 मतलब कितना इसने डिस्टेंस चला, πr/5, ठीक है। πr/5 इतनी डिस्टेंस चली, इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, टाइम 0 है तब, और जब ये डिस्टेंस चलता है πr/5 तो इसका वेलोसिटी है, टाइम बता सकते हैं कितना होगा, तो देखो v को लिख सकते हैं हम ds/dt, तो ds इक्वल्स टू d/2dt, और इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस 0, कितने टाइम पे इसकी डिस्टेंस πr/5 हो जाती है, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे πr/5, इधर करेंगे तो ये t²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू देगी मेरे पास ये 2√πr/5, इसको पुट कर देंगे हम यहाँ पर वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास 1/2, और t की वैल्यू ये v इक्वल्स टू √πr/5, ये वैल्यू मिल गई वेलोसिटी की, ठीक है। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, ठीक। तो एक्सेलरेशन इसको मैं कर देता हूँ, तो एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा ac इक्वल्स टू p²/r, इसका स्क्वायर कर दो तो π/5 बचेगा, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और dv/dt से आ जाएगा, तो dv/dt करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, एक ये है, तो नेट एक्सेलरेशन √π²/25, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सॉल्व कर लो, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा एलसीएम, ये π² अप्रॉक्स 9.8 होता है, 10 ले लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करो 40, तो ये हो जाएगा प्लस इधर 25, तो ये √65 और 100 का 10 हो जाएगा, तो √65 अप्रॉक्स 8 के इक्वल होता है, तो 8/10 दैट मींस 0.8 के आसपास इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ऐसा एक ऑप्शन है 8 में डी, तो डी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। वही इसमें दोनों एक्सेलरेशन की वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है ना, तो वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है तो टेंजेंशियल भी होगा और सेंट्रीपिटल दोनों होंगे, तो नेट हमेशा ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इसमें ओमेगा दिया हुआ है जो एंगल पर डिपेंड कर रहा है, के फाई ये एंगल है, ठीक है। ओमेगा नॉट और के कांस्टेंट है, हमें टाइम डिपेंडेंस बतानी, रोटेशनल एंगल की वैल्यू क्या होगी, टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा। ओमेगा को लिख सकते हैं हम d/dt, क्योंकि एंगल यहाँ पर थीटा की जगह फाई लिखा हुआ है, dt उधर ले आएंगे, इसको उधर ले आएंगे, अब फाई की वैल्यू निकालनी है तो इंटीग्रेट कर देंगे, जब टाइम 0 था एंगल भी 0 था, और t टाइम पर फाई, अब देखो यहाँ पर फाई का सिंगल पावर है, तो अपॉन में जब भी सिंगल पावर होती है तो इंटीग्रेशन हमेशा लॉग में, तो इसको लॉग में होगा log ओमेगा नॉट माइनस के फाई, और फिर अपॉन में इसको ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस के हो जाएगा, लिमिट लगेगी इस पे 0 से पाई, और dt का सिंबल t हो जाएगा, माइनस के को उधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर लिमिट पुट कर दो, तो पहले 5 पुट करोगे तो यही दिखेगा log ओमेगा नॉट माइनस के पाई, और जब 0 पुट करूंगा इस जगह पर फाई की जगह पर तो सिर्फ ओमेगा नॉट आएगा, log ओमेगा नॉट इक्वल्स टू माइनस AT, log A माइनस log B, log A अपॉन B, मुझे फाई की वैल्यू निकालनी है तो log हटाएंगे तो ये e रेज़ टू पावर में आ जाता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस के फाई
अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस kt, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा के पाई, इसको इधर ले आएंगे तो फाई की वैल्यू फाइनली ऐसे देगी ओमेगा नॉट अपॉन के 1 माइनस e टू द पावर के टी। तो सिंपल इंटीग्रेशन ही करना था, इसमें इंटीग्रेशन आता है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, और ये 9th में आ जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A heavy particle is hanging from a fixed point by a light inextensible string is projected horizontally with speed root over gl. Then the speed of particle and the inclination of the string to the vertical is instant when tension of string becomes to weight of the particle. ठीक है, सिंपल वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कल में यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पे जो स्पीड दे रहे हैं उसका वैल्यू रूट ओवर जी है, यहाँ पे रूट ओवर जी स्पीड दी है तो वो ऑब्वियसली यहाँ तक तो नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे कब पहुंचता है जो एटलीस्ट उसकी स्पीड दिख रही है रूट ओवर 2g की वैल्यू उससे ज़्यादा तरफ पड़ जाएगा, तो यहाँ कहीं पे मिलेगा इसको। ठीक है, तो हमें एक एंगल बताना है, एंगल कितना होगा और टेंशन की जो वैल्यू है स्ट्रिंग के अंदर वो mg के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें पता है कैसे करता है इसको, यहाँ पर जो थीटा एंगल पे टेंशन होती है उसका फॉर्मूला हमने लिखा था T इक्वल्स टू mu स्क्वायर बाई l माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। ये फॉर्मूला मुझे याद है, तो मैं भी याद होगा, ये हमने सॉल्यूशन सॉल्व किया था वर्टिकल सर्कल, तो टेंशन थीटा एंगल पे टेंशन इतनी आएगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि u का वैल्यू है रूट ओवर gl और t की वैल्यू है mg, तो पुट कर दो यहाँ पर mg, देखो ये u स्क्वायर की वैल्यू gl हो जाएगी, gl यहाँ रखूंगा तो l कैंसिल mg बचेगा माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, mg कैंसिल 2mg कराएगा तो प्लस हो जाएगा तो cos थीटा आ जाएगा मेरे पास 2/3, ये थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 2/3। ठीक है, और साथ में हमें इसकी स्पीड भी बतानी है, इस जगह पे स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला भी लिखा था हमने, क्या लिखा था v इक्वल्स रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा, इस जगह पे स्पीड यहाँ u है, यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर कितना है gl के इक्वल माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 2/3, 1 माइनस 2/3 1/3, तो ये हो जाएगा gl माइनस 2/3 gl, तो ये रूट ओवर gl/3, तो वेलोसिटी तो आ गई है और थीटा आ गया ये, तो ऐसा ऑप्शन है रूट ओवर gl/3 cos इनवर्स 2/3, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो 10 सेकंड वाला आंसर हो जाएगा मेरे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ऐसे बना हुआ है हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है, यहाँ पर से किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं और ये यहाँ पहुँचता है इस जगह पर और ये कॉन्टैक्ट छोड़ देता है, सरफेस को छोड़ देता है, मतलब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा इस जगह पर। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे पहले, ये वाली वैल्यू बतानी है h कितना होगा, ये R दिया हुआ है इसका रेडियस। ठीक है, सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, ये ऐसे घूम रहा हो तो ये इस तरफ सेंटर है, ये सर्कुलर पाथ, ये सेंटर इधर लगा होगा mg, ये एंगल थीटा मान लो, ये भी थीटा होगा, इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा क्या प्रोवाइड करेगा इसे, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/r, यहाँ से कितनी हाइट नीचे है, h हाइट नीचे, तो h हाइट नीचे है तो v² था 2gh के इक्वल। ठीक है, और देखो cos थीटा क्या हो जाएगा,
ये है आर के इक्वल और ये है एच माइनस आर। तो कॉस थीटा को लिख देंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेनस एच माइनस आर अपॉन आर एम बाई आर वी स्क्वायर का वैल्यू 2gh। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, m से m, g से g, r से r, तो h माइनस आर इक्वल टू 2h। ठीक है, तो ये h माइनस आर नहीं, r माइनस h होगा। ये r है, ये h है, तो r माइनस h होगा। गलत लिख दिया मैंने, h उधर जाएगा तो 3h, तो यहाँ से h की वैल्यू r बाई 3। तो ये तुम चाहो तो डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हो कि जो हाइट होती है जहाँ से कॉन्टैक्ट लीव करता है इससे, तो ये वाली वैल्यू हमेशा r बाई 3 ही होगी। ठीक है, और तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A body is allowed to slide on a frictionless track from rest under gravity. The track is made into circular loop of diameter दिया हुआ है d। मिनिमम हाइट बतानी है उसकी। तो ये ऐसे मान लो ट्रैक है और ये यहाँ पर ऐसा एंड हो रहा है, सर्कुलर ट्रैक है। ये h हाइट, ये यहाँ से इसका डायमीटर दिया हुआ है मुझे d। तो मिनिमम हाइट बताने से सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले लूप को, मतलब यहाँ पर ये इसको छोड़े भी नीचे नहीं आए, पूरा ऐसा लूप कंप्लीट कर ले। पूरा लूप को कंप्लीट करने की कंडीशन थी वर्टिकल लूप, यहाँ पे स्पीड क्या होनी चाहिए रूट ओवर जी, और जो भी इसकी रेडियस होगी मान लो r है तो r, तो यहाँ d इक्वल टू 2r है, तो r की वैल्यू लिख देंगे हम d बाई 2, यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा g d बाई 2। तो यहाँ पे स्पीड इतनी होनी चाहिए, यहाँ से इसको हम गिरा रहे हैं। तो देखो इसकी और इसकी हाइट में डिफरेंस क्या होगा, ये पूरा h है, ये d है, तो ये बचा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या h माइनस d, और यहाँ पर स्पीड इसकी 0 है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड 0 से इसको गिरा रहे हैं और यहाँ पे स्पीड भी हो जाती है। कितनी हाइट का डिफरेंस h माइनस d का, तो इनिशियल स्पीड ये फाइनल स्पीड कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये 0 है, b का वैल्यू g d बाई 2 स्क्वायर करेंगे 2g और s का वैल्यू h माइनस d। सॉल्व कर लो, g से g कैंसिल, 2 इधर चला जाएगा तो d इक्वल्स टू 4h माइनस 4d, 4d तो रहेगा तो 5d इक्वल्स टू 4h, तो यहाँ से h की वैल्यू जाएगी 5d बाई 4। तो ये हाइट जो होगी 5d बाई 4 होगी। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है डी वाला, तो 12th में हमारा बी आंसर बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A body is rotated in vertical circle by means of a thread length with minimum possible velocity. When the body up and reaches its highest point P, hits the path, threads break and moves in a parabolic path under the influence of gravitational field. तो horizontal range बतानी है, range की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा लगता है जैसे मान लो ये से घुमा रहे हैं, ऐसे घूम रहा है, यहाँ पहुंच गया हाईएस्ट पॉइंट बी पर, मिनिमम पॉसिबल स्पीड से घूम रहा था। मिनिमम पॉसिबल स्पीड यहाँ स्पीड क्या होनी चाहिए रूट ओवर जी, और इसकी लेंथ एल, रूट ओवर जी एल। अब यहाँ पर ये थ्रेड टूट जाती है, तो जब थ्रेड टूट जाएगी तो ये फिर सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा, अब ये ऐसे जाएगा पैराबोलिक पाथ में, यहाँ गिरेगा। तो ये रेंज बतानी है। तो देखो ये हाइट हो जाएगी इसकी, कितनी हाइट से गिर रहा है 12, ये पैराबोला का क्वेश्चन हो गया। रेंज का फॉर्मूला होता है हमारा u रूट ओवर 2h बाय g। तो u मतलब यहाँ पे जो स्पीड होगी फिर रूट ओवर जी एल,
2h का वैल्यू कितनी हाइट है इसकी 12 के इक्वल है, 12 लिखेंगे अपॉन जी, रूट जी कैंसिल, ये 2 बाहर आ जाएगा, एल का रूट एल का ये 12 हो जाएगा, तो ये रेंज आ जाएगी इसकी 2l। पैराबोला इक्वेशन 12 वाला आंसर हो जाएगा, 13 में बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से डायग्राम में बोला हुआ है, पर डायग्राम हम खुद से भी बना सकते हैं, सिंपल सा डायग्राम है और ये रेंज होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया हुआ है एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न टेबल है। ठीक है, सेंटर इसमें से ग्रूव बना हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे एक मास लगा हुआ है जो इससे 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसको घुमा रहे हैं, मास दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है। ऑन रोटेटिंग द टर्न टेबल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है 10 to the power 2 रेडियन पर सेकंड, मूव्स अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन बाय डिस्टेंस नियरली इक्वल टू। तो यहाँ पर जो ये बॉल है ये ऐसे रोटेट करेगी, तो इस पर ये क्या है, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम, एक्सेलरेटिंग फ्रेम की वजह से इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, या फिर चाहो तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, कैसे करेंगे, जब ये घूमेगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस तरफ जाना जाएगी, इस तरफ जाएगी तो ये स्प्रिंग जो होगी कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो ये फोर्स लगाती है स्प्रिंग। उसको तुम समझ सकते हो, जैसे स्प्रिंग को दबाओगे, दोनों हाथों से दबाओगे तो तुम्हारे हाथ पर निशान हो जाएगा, स्प्रिंग जो होती है फोर्स लगाती है, कंप्रेस करने पर या इसको एलोंगेट करने पर, दोनों कंडीशन में फोर्स अप्लाई करती है, और वो फोर्स होता है F इक्वल्स टू kx, मैग्नीट्यूड उसका। ठीक है, ये तुमने कभी पढ़ रखा होगा कहीं पर, या नहीं पढ़ रखा होगा तो ये नई चीज तुम ध्यान रख सकते हो, ये एक्स्ट्रा आ गया इसमें क्वेश्चन, इसका मतलब बोनस नहीं होगा ये, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स होता है, तो यहाँ पे ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तो मान लो ये स्प्रिंग जो है ये x से कंप्रेस हो जाती है, तो जब स्प्रिंग x से कंप्रेस होगी तो ये जो मास है ये यहाँ पहुंच जाएगा, इस जगह पर यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसकी जो रेडियस होगी, इस रेडियस में रोटेट करेगा, वो रेडियस होगी 0.1 प्लस x। इतनी रेडियस में ये मास रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इस तरफ जो लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, स्प्रिंग फोर्स के इक्वल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल के इक्वल ही होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, kx m ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू 0.1 प्लस x, हमें x बताना है कितना होगा, पहले पुट कर दो, k की वैल्यू है मेरे पास 10 to the power 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो कैसे, 10 to the power -2 मीटर, फिर 10 to the power 4 हो जाएगा, 10 to the power 4 into x, मास है 90 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर 10 to the power 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व करो ये कैंसिल। ठीक है, 0.09 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.009 प्लस 0.09x, इसको इधर लाएंगे, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 0.91x प्लस 0.009, x की वैल्यू 0.009 अपॉन 0.9, 10 to the power -2 मीटर। सॉल्व करेंगे तो इतना ये कंप्रेस हो जाएगी, तो ये 14 में भी इक्वेशन, जब भी स्प्रिंग ऐसे घूमेगी तो ये मास इस तरफ नीचे की तरफ जाना जाएगा, तो इसे स्प्रिंग दबेगी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, स्प्रिंग दबेगी, स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगी इसको। ठीक है, जैसे कंप्रेस होती है स्प्रिंग, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसको तुमने कंप्रेस कर दिया तो kx इधर लगेगा, अगर इसको तुमने खींच दिया तो kx इधर लगेगा, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है एक्चुअल में kx, जो इसको वापस स्प्रिंग को इसकी जगह पर लेके आता है। इसको फिर डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस स्प्रिंग फोर्स को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15।
तो 15 में क्या है, a particle of mass m is attached to one end of the string of length l while the other end is fixed to a point h above the horizontal table. ठीक है, तो स्ट्रिंग है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल हो गई है, इसे h हाइट पर यहाँ पर ये अटैच है, ठीक है, और इसको फिर घुमा रहे हैं स्पीड से, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है p, f इक्वल्स टू p रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p पता है, जिससे ही कांटेक्ट में नहीं रही टेबल के, मतलब यहाँ जो टेबल है इसके ऊपर ये घुमा रहे हैं इसको, इससे कांटेक्ट छोड़ दे मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होगा वो जीरो हो जाए, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं, सिर्फ mg लग रहा होगा इधर, ठीक है, इधर टेंशन t होगा। ये केस हो गया कौन सा वाला, इसकी लेंथ है l, रेडियस है, तो केस हो जाएगा कौन सा वाला, कोनिकल पेंडुलम वाला, जब कांटेक्ट छोड़ देगा यहाँ पर तो कोनिकल पेंडुलम वाला केस हो जाएगा। कोनिकल पेंडुलम में हमने ओमेगा लिखा था, ओमेगा इक्वल्स लिखा था हमने g/l cos थीटा, ये ओमेगा आया था हमारा, ठीक है, वहां से चेक कर सकते हो तुम। ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf और f की जगह क्या है p, g/l, और cos थीटा को क्या लिखेंगे, ये एंगल थीटा होता है हमारा, cos थीटा क्या हो जाएगा h/l, h/l, l पहुंच जाएगा ऊपर, ये l से l कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू रहेगी 1/2 पाई रूट ओवर g/h, तो ये p का वैल्यू बड़ा सा ऑप्शन है d वाला, डी में d आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। A gramophone record is revolving with an angular velocity omega, ओमेगा से ग्रामोफोन जो होता है रिवॉल्व कर रहा है, तो ग्रामोफोन में ऐसे करके डिस्क टाइप होती है, इससे गाने बजते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है यहाँ पर r डिस्टेंस पर। अभी कॉइन जो है ये स्लिप नहीं होना चाहिए, ओमेगा से घूम रहा है ये, तो देखो यहाँ पर ये कॉइन जो सरफेस पर रखा होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा म्यू mg वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इसको, और फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर कम होगा तो ये कॉइन स्लिप होकर उधर गिर जाएगा, सफिशिएंट होना चाहिए, तो mm कैंसिल, तो यहाँ से इसको उल्टा कर देंगे तो r लेस देन इक्वल्स टू म्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये रहेगा, तो r की वैल्यू या तो इक्वल्स टू होगी इसके या फिर लेस देन होगी, तो ऐसा ऑप्शन है डी वाला, 16 में डी आंसर हो जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास, a car is moving with speed v on inclined angle theta, ठीक है, मतलब बैंकिंग बैंक है ऐसे, म्यू की वैल्यू बतानी है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कार स्लिप नहीं करे, तो v का फॉर्मूला ध्यान में मैंने ऐसे लिखा था rg म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा, इसमें म्यू निकालना है, तो यहीं से इसको स्क्वायर कर दो, rg म्यू प्लस tan थीटा और ये 1 माइनस म्यू tan थीटा इधर मल्टीप्लाई करेगा, v स्क्वायर म्यू tan थीटा rg म्यू rg tan थीटा, म्यू वाले को एक साथ कर दो, तो म्यू वाले को कर लिया इसको कर लिया, तो v स्क्वायर माइनस rg tan थीटा इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो म्यू को माना जाएगा rg माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर tan थीटा, तो म्यू की वैल्यू देगी v स्क्वायर माइनस rg tan थीटा अपन rg प्लस v स्क्वायर tan थीटा, तो tan थीटा की फॉर्म में दिया है sin थीटा cos थीटा दिया है, तो tan थीटा को लिख सकते हैं sin अपॉन cos थीटा, इसको भी sin थीटा अपॉन cos थीटा, और सॉल्व कर लें तो ऐसे दिखेगा v स्क्वायर cos थीटा माइनस rg sin थीटा और अपॉन में rg cos थीटा प्लस v स्क्वायर sin थीटा, तो एक ऐसा ऑप्शन होगा।
बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आर जी साइन थीटा, आर जी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17 में। अब देखते हैं 18th वाला। Question number 18. A 2.9 kg is suspended from a string of length 50 centimeter and it is rest. ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर, 1/2 मीटर सस्पेंडेड है मास 2.9 kg। अब एक मास आता है यहाँ से 100 ग्राम, दैट मींस 0.1 kg का, इससे टकराता है कितनी स्पीड से, 150 की स्पीड से, और इसी में चिपक जाता है, फिर दोनों चिपक के इससे टकराएगा तो ये आगे जाना चाहेगा, पर बंधा हुआ है तो ये ऊपर जाता है ऐसे यहाँ पर। तो जो भी 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा वर्टिकल से, तो यहाँ कहीं पहुंची हो 60 डिग्री एंगल जो बना रहा होगा, तब इसमें टेंशन बतानी कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे तो 2.9 का यहाँ पहुंचेगा तो 3 kg हो जाएगा, क्योंकि दोनों चिपक गए। 2.9 प्लस 0.1 टोटल 3 kg हो जाएगा। और यहाँ पे एक कॉलिजन भी इसमें ऐड करेंगे। कॉलिजन देखो कैसे, ये रुका हुआ है पहले, तो 9th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, ऐसे कोई आके टकराता है इसमें तो मोमेंटम कंसिडर, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट। तो मोमेंटम बिफोर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15, इसका मोमेंटम 0, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इसका टोटल मास 3 हो जाएगा और इसकी स्पीड यहाँ पर u ले लेते हैं, तो u की वैल्यू हो जाएगी 15/3, दैट मींस 5 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर u की वैल्यू, टेंशन बतानी है थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर टेंशन का फॉर्मूला याद है मुझे, mu²/L माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। बस सॉल्व करना है इसको। m मास है, टोटल 3 हो जाएगा, u², 5 का स्क्वायर 25, और l की वैल्यू जो है वो 1/2 है, माइनस 2, 3g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 3g का वैल्यू 10, और cos 60 डिग्री 1/2, तो ये तो हो जाएगा 150, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 60, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 45, तो ये 135 के आसपास कुछ आ जाएगा t की वैल्यू 135 न्यूटन। तो 130 वाला ऑप्शन है 18th में बी। तो एक कॉन्सेप्ट में क्या लगा कॉलिजन वाला, तो उसे यहाँ पर इसकी स्पीड निकलेगी जो 3 kg एक साथ मूव करेगा, तो इतनी स्पीड जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से। 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट कराएंगे, और एक टेंशन थीटा एंगल पे टेंशन का फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ रोड ओवर अ कैनाल ब्रिज, डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8.9 मीटर, मतलब ऐसा एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो 8.9 मीटर है। एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, इस तरह से, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से 1.1 मीटर है, मतलब जो mg जो लगेगा वो यहां पर लगेगा इस जगह पर। ठीक है, तो यहां पर ऐसा mg लग रहा होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टोटल कितनी रेडियस में मूव करेगा तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाएगा 8.9, तो ये, और यहाँ से 1.1 और, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर रेडियस में जाएगा ये।
पर कांटेक्ट लूज कर देता है, मतलब मैक्सिमम स्पीड बतानी है तो कांटेक्ट लूज मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0, v की वैल्यू बतानी है तो सिर्फ mg लग रहा है तो mg क्या प्रोवाइड करेगा इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो v की वैल्यू √g/r, g 9.8, r का वैल्यू 10, ये √98, तो ये अप्रोक्स 10 के आसपास आ जाएगा आंसर हमारा। तो मैक्सिमम स्पीड वहाँ पर उसके कितनी दे सकते हैं व्हीकल को 10 मीटर पर सेकंड देते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा देंगे तो ये उड़ जाएगी किसी बार हवा में, ठीक है, जैसे ब्रेकर वगैरह पे जब जाते हैं स्पीड से जाते तो गाड़ी उछल जाती है, तो वैसे ये भी ऐसे उछल जाएगी, कॉन्टैक्ट लूज कर देगी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है थोड़ी सी, क्वेश्चन के अंदर इसमें वैल्यूज रॉन्ग दी है, जैसे मास की और ओमेगा की, वी की, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा ये बोनस है, ठीक है। अगला देखते हैं 20 में, a car of mass 1000 kg is moving in a circular path with constant speed 16 meter per second turned by angle 90 degree, ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यहां से यहां पर जब पहुंचेगी तो ये 90 डिग्री एंगल से टर्न हो जाएगी, कितना डिस्टेंस चली 628 मीटर, यहां से यहां तक रेडियस r, तो r की वैल्यू मैं बता सकता हूं कैसे, ये सरकमफेरेंस का 1/4 है, इसके इक्वल 628, तो r की वैल्यू देगी 628 into 2 by पाई 3.14, ये से 200 टाइम्स कैंसिल, फिर 400 मीटर रेडियस देगी, रेडियस आ गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, मास 1000, v की वैल्यू 16 का स्क्वायर 256, 400, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 64 दैट मींस 640 न्यूटन, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर 21 का आंसर हो 640 हो जाएगा। फिर है 22, ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे हमें नॉर्मल रिएक्शन बताना है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा होगा, mg नीचे, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर m माइनस mg इक्वल्स टू mv²/r, तो m की वैल्यू mg प्लस mv²/r, वैल्यू पुट कर दो, मास 500 kg, mm को माना जाएगा 500 बाहर लेंगे, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, v 72 किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में पड़ेगी 20, तो 20 का स्क्वायर 400 और रेडियस इसकी 10, तो ये 40, 350 into 500 इक्वल 25000 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 25000 आएगा इसका आंसर 22 का। 23, if mass, speed, radius, rotation, बॉडी इंक्रीजेस होता है सर्कुलर पाथ वॉल्यूम पर 50% सबको इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोर्स कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो F इक्वल्स होता है हमारा mv²/r, 50% से इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, 50% से इंक्रीज करने का मतलब होता है, मतलब m1 अगर m है तो 50% से इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 50% ऑफ m, दैट मींस हाफ, सबको इतना कर दो, ये m 3m/2 हो जाएगा, रेडियस वेलोसिटी 3v/2 हो जाएगी, रेडियस 3r/2 हो जाएगी, 3/2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9/4, क्योंकि 3/2 का स्क्वायर होगा, mv²/r, मतलब फोर्स जो है वो पहले का 9/4 टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज कितने से होगा, 9/4 f माइनस है 5/4 परसेंटेज, 5/4 को परसेंट में कन्वर्ट कर दो 125%,
तो जो फोर्स होगा वो 0.25% से इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। ठीक है, इस तरह से ये कोन बना हुआ है, यहाँ पर एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है इसके अंदर 80 सेंटीमीटर हाइट पर, आर रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी बतानी, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, यहाँ पर इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है ऐसे, एंगल थीटा मान लो, तो ये 90 माइनस थीटा वही 93 थीटा हो जाएगा। एन के दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर और एक इधर, ऊपर आएगा एन साइन थीटा, इधर एन कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा तो एम जी को बैलेंस करेगा, और जो एन कॉस थीटा होगा वो सेंटर की तरफ जाएगा, क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। डिवाइड कर दो तो tan थीटा इक्वल्स टू, ये आर पहुंच जाएगा ऊपर, जी आर अपॉन वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू रूट ओवर जी आर अपॉन tan थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं हम। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर अपॉन 80 सेंटीमीटर। ये आर अपॉन 80 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 0.8, आर कैंसिल। तो वी की वैल्यू जी tan इंटू 0.8, तो रूट ओवर 8 अप्रॉक्स 3 के आसपास रहेगा आंसर। ठीक है, ऐसा तो ये 2.8 के आसपास होता है, 2.8 को अप्रॉक्स 3 लिख देंगे, 24 में 3 हो जाएगा आंसर। 25 को देखते हैं। A coin placed on a rotating turntable just slips if placed at a distance of 4 centimeter। ठीक है, तो वही टर्नटेबल ग्रामोफोन वाला क्वेश्चन जो किया था वैसे ही, कॉइन अगर आर रेडियस पर रखा हो तो स्लिप हो जाएगा। तो हमने लिखा था आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आर और ओमेगा में अगर रिलेशन देखेंगे तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आर टू बाई आर वन अगर मैं लिखूंगा तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि पहले 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा होगा, रेडियस पहले 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगर हम एंगुलर स्पीड को डबल करते हैं, ओमेगा को डबल करते हैं, r2 अपॉन 4, ओमेगा पहले ओमेगा ही था, अब डबल हो गया 2 ओमेगा हो गया। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 4 का 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब स्पीड डबल कर देनी पड़ेगी, तो रेडियस को 1/4 करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे इसमें, किसी फैक्टर उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे। ठीक है, जैसे 5 से 10 क्वेश्चन बॉक्सों से नहीं बने होंगे, किसी ने 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे, किसी ने 15 कर लिए होंगे, किसी ने 10 ही बने होंगे। ठीक है, तो जिससे मान लो अगर 10 से कम क्वेश्चन बने तो उसको चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, दोबारा से पढ़ना है उसको। ठीक है, अगर 10 से कम क्वेश्चन उसके सही हुए हैं तो क्वेश्चन उसको बहुत ज़्यादा जरूरी है पूरे चैप्टर को दोबारा से पढ़ने का, फॉर्मूलाज वगैरह ध्यान करने का, डायरेक्टली याद रखना फॉर्मूलाज। ठीक है, जिसके 10 के ऊपर सही है, ठीक है, 10 से 15 के बीच में, मतलब उन्होंने कोशिश करी है अच्छे से, पर थोड़ी और अच्छे से कोशिश करनी थी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी थी। और जिसके 15 से ज़्यादा सही है, मतलब उन्होंने अच्छी कोशिश करी है, बस प्रैक्टिस और बढ़ानी होगी। ठीक है, जैसे तुम्हें अगर जेई मेन से जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, लेवल के पूरे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं, तो प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे आएंगे, अभी स्टार्टिंग में नहीं बनेंगे, धीरे 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 हमारा माइंड का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, तो फिर वो क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तुमसे नहीं बने होंगे, तो उसकी रीज़न यही है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कम है, उतना लेवल नहीं हो पाया तुम्हारे माइंड का।
क्योंकि थोड़ा पेपर जो था थोड़ा हाई लेवल का था ये पेपर। अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो पेपर थोड़ा हाई लेवल का था, कुछ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा ही हाई लेवल के थे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना था, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इससे पहले वाला पेपर जो तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, तो एकदम इजी पेपर था। इस बार ये थोड़ा अच्छा पेपर दिया था, तो इसका मतलब नहीं अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बने तो तुमको कुछ नहीं आता है तुमको, बस तुम्हें थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। अब एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, ठीक है, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन जो है वो समझ में नहीं आया। अतः जो v इक्वल्स टू में ओमेगा आर लिखा था, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लीनियर स्पीड इसकी v है, ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस r है, तो कैसे होगा? तो अगर डेरिवेशन देखना चाहे तो डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है। कैसे? v स्पीड से घूम रहा है तो टाइम पीरियड हमने लिखा था 2 पाई r अपॉन v, ठीक है, और ओमेगा और टी में भी रिलेशन लिखा था, ओमेगा लिखा था 2 पाई अपॉन टी। तो टी को अगर तुम यहां रखना चाहो तो रख सकते हो, 2 पाई आर और वी पर पहुंच जाएगा 2 पाई कैंसिल, ओमेगा वी अपॉन आर, या फिर वी इक्वल्स टू ओमेगा। अब बात करते हैं इसको नॉर्मल, अगर हम डेली लाइफ में अगर एक्सपीरियंस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहें तो सबसे सिंपल एग्जांपल है तुम्हारे घर का सीलिंग फैन, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं, मान लो सीलिंग फैन है, ये 3-4 पंखे जितने भी फैन लगी होगी, तो सीलिंग फैन की इसकी जो फैन देखोगे, पंखुड़ियां जो देखोगे तुम, इसको अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट कर रहा है। थोड़ा स्लो स्पीड पे रोटेट करना तो ऑब्जर्व करना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो जब ये रोटेट कर रहा होगा तो उसके सेंटर वाले पार्ट को अगर देखोगे तो सेंटर वाले पार्ट की जो स्पीड होगी वो बहुत कम दिखेगी तुम्हें, ठीक है। और फिर जैसे जैसे सेंटर से फ्रिंज की एज की तरफ जाओगे तो तुम्हें इनकी स्पीड बढ़ती हुई दिखेगी, मतलब यहाँ पे थोड़ी ज्यादा स्पीड, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा, यहाँ पर हो जाए तो सबसे ज्यादा स्पीड टिप पर होगी, इस टिप पर सबसे ज्यादा स्पीड होगी। इसका रीजन क्या है? ये जो फिन जो घूम रहा है, फैन जो घूम रहा है, इसकी ओमेगा जो है ये फिक्स है, ओमेगा कांस्टेंट है। तुमने पर्टिकुलर कोई भी स्पीड सेट कर रखी है 1 2 3 4, तो ओमेगा फिक्स है, ठीक है। और आर जो होता है सेंटर से डिस्टेंस होता है, तो जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी v की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर इसका जो डिस्क जो होती है, यहाँ पर सेंटर से डिस्टेंस बहुत कम होती है, डिस्टेंस बहुत कम, स्पीड बहुत कम दिखती है। फिर यहाँ से फिर हम फ्रिंज के एज की तरफ आते हैं तो रेडियस बढ़ती जाती है, रेडियस बढ़ती जाएगी तो v का वैल्यू में इंक्रीज होता हुआ देखिए। तो इस तरह से v ओमेगा और r से रिलेटेड है, v इक्वल्स टू ओमेगा, v और ओमेगा रिलेटेड है, ठीक है। सर्कुलर मोशन के लिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो हम इसको ऐसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, v लीनियर स्पीड है, ठीक है। अगर फिर भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो इसको तुम डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, ठीक। आई थिंक आ गया होगा तुम्हें समझ में, ओके। तो अब हम इसके बाद जो नया वीडियो लेक्चर डालेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे फिर हम। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।